सबसे पहले अपने इंसाफ के इस मौके पर हम आपका सल्मीकम से इस्तेमाल करते हैं। खुसूसी तौर पर हमारे मुश्किल उस्ताद मुकर्रम जनाब प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब या हिया साहिबा और हमारे हरदिल अजीज जनाब शाहिद साहब की हिया साहिबा का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं सभी अपने आए हुए साथियों का। अगर मैं ये कहूँ बज़बान अपने दोस्त जरा साहब की ज़ुबान में आए नहीं बल्कि बस बुलाए हुए तमाम साथियों का इस्तेमाल करते हुए आज बहुत ही खुशी का मौका है। इसकी गमबाजी आज ये तहरीर कर रही है। हम बेहद मशहूर हैं अपने शोबे के तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले में और अपने सीनियर्स के जिन्होंने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की और हमारा साथ दिया और अपने मुफीद और कारामद मशवरे से नवाजते रहे। उसी की देन है आज का एक प्रोग्राम और कुछ महफिल का इनेकाद हो सका। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि उस खुशी के पल को कैसे और किस तरह इन अल्फाज में बयान करूँ। ये महफिल आपने अपने आप में कई मानवी परतें रखती हैं, कहीं मतलब शादी तो कहीं गमवाला और गमवाला का चेहरों पर साफ झलकता है, क्योंकि अब जल्द ही हमारे बीच से हमारे मुश्किल मुकर्रम उस्ताद जनाब प्रोफेसर मोहम्मद फिरोज साहब हमें छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि हमें जितना चाहिए था हम उनसे मुस्तफीद न हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर हमें अपनी दुआओं से नवाजें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि वो उन्हीं के जैसा
उन्हीं का बदल हमें हमारे शोधे में इनायत करना है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उस तरफ तो शादमानी है, तो वहीं तरफ दूसरी वहीं का मौका भी है। आप इसके अनुमान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ इस्तक़बाल है तो दूसरी तरफ अलविदा है। आइए हम अब अपने प्रोग्राम की अगली कड़ी हम अपने दिल अजीज़ दोस्त साहब दीवान शायर जनाब मोहम्मद अरशद साहब को दावत देते हैं कि तशरीफ लाएँ और अपने गज़ल से हम सामईन को महसूस करवाएँ। दीवान कमानी दीवाना और इनका तखल्लुस मरकजी है और इनका पूरा नाम अरशद मरकजी दीवाना है। आज हम इस तकरीब में इस्तिक़बालिया और विदाइया तकरीब ये शायद आज तक दुनिया में कहीं हुई हो, लेकिन हमारे साथ में आज ऐसा कर दिखाया है। कोशिश करो तो शायद कुछ नहीं हो तस्वीर के करना चाहते हैं। अहमद फराज की गज़ल सुना है जो कमाल सब यहाँ अपने हुनर के देखते हैं, कमाल सब यहाँ अपने हुनर के देखते हैं, सो चंद बातें हम अपनी भी घर के देखते हैं, सो चंद बातें हम अपनी भी घर के देखते हैं। सुना है आजकल उनकी गली के चर्चे हैं, सुना है आजकल उनकी गली के चर्चे हैं, तो हम भी रास्ते उनके नगर के देखते हैं, तो हम भी रास्ते उनके नगर के देखते हैं। और सुना है उनकी निगाहें शिपाएँ बख्शती हैं, सुना है उनकी निगाहें शिपाएँ बख्शती हैं, सो हम मुआवजे उनकी नज़र के देखते हैं, सो हम मुआवजे उनकी नज़र के देखते हैं। और सुना है उनका पसंदीदा पर मोहब्बत है, सुना है उनका पसंदीदा फन मोहब्बत है, रोज एक मोहब्बत वो करके देखते हैं, रोज एक मोहब्बत वो करके देखते हैं। और तुम्हारे हुस्न का जब से हुआ मुहाफिज नहीं, तुम्हारे हुस्न का जब से हुआ मुहाफिज में, तुम्हारी से सभी लोग डर के देखते हैं। तुम्हारे हुस्न का जब से हुआ महाफिज में, तुम्हारे हुस्न का जब से हुआ महाफिज में, तुम्हारी सिर्फ सभी लोग डर के देखते हैं, हमारी सिर्फ सभी लोग डर के देखते हैं। और सुना है मौत है शर्ते हुस्न इश्क अरशद, सुना है मौत है शर्ते हुस्न इश्क अरशद, सुराहे इश्क में एक बार मर के देखते हैं, सुराहे इश्क में एक बार। और तीन अशार हैं उस्ताद साहब की नजर कर रहा हूँ। हमारी कामयाबी साथ लाई है जुदाई की, हमारी कामयाबी साथ लाई है जुदाई को, खुशी है कामयाबी की मगर गम है जुदाई का, खुशी है कामयाबी की मगर गम है जुदाई का। और कभी नाराज़ हो जाना मगर खुद ही मना लेना, कभी नाराज़ हो जाना मगर खुद ही मना लेना। ज़माना ज़िंदगी भर याद आएगा पढ़ाई का, ज़माना ज़िंदगी भर याद आएगा पढ़ाई का।
उस्ताद, मुझको आपसे इतना ही कहना है। मेरे उस्ताद, मुझको आपसे इतना ही कहना है, तरीका याद आएगा तुम्हारी रहनुमाई का। मेरे उस्ताद, मुझको आपसे इतना ही कहना है। मेरे उस्ताद, मुझको आपसे इतना ही कहना है, तरीका याद आएगा तुम्हारी रहनुमाई का। तरीका याद आएगा तुम्हारी रहनुमाई का। अभी अरशद साहब से पहले मेरे दोस्त साहब इस्तिक़बालिया कलिमात से हम सबको नवाज रहे थे। क्योंकि प्रोग्राम इस्तिक़बालिया और अलविदाइया दोनों हैं, इसीलिए अब अलविदाई कलिमात के लिए मैं अपने साथी मोहम्मद सैफ इस्लाम साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब की खिदमत में अलविदाई कलिमात कहें। दोस्तों, आज जहाँ एक तरफ मुस्तरद शादमानी का मौका है, वहीं दूसरी तरफ रंजोरम का भी दिन है। मुस्तरद शादमानी तो आया है, लेकिन गम का पहलू ये है कि हम अपने उस्ताद मुहतरम के पैसे महरूम हो गए। हकीकत तो ये है कि अभी हम तालिबान उर्दू उनके नए इल्म से सैराब भी न होने पाए थे। अभी तो शैतान इक़बाल पर फिरोज़ी रंग चढ़ा भी न था। अभी तो हमने सोचा ही था कि उस इल्म के समंदर में डुबकी लगाना है, लेकिन क्या मालूम समंदर का रुख किसी और जानिब हो चला है। सामईन, उस्ताद मुहतरम को अलविदा कहते वक्त ज़ाहिरन शायद आंखें आंसुओं के सैलाब को रोक ले, लेकिन इस दिल को क्या करें जिस दिल में बेपनाह हिब्बत है, जिस दिल में बेलौक अक़ीदत है, उसे कैसे बताएं कि कोई भी हंसी मौसम देर तक नहीं रहता। लेकिन एक तक हकीकत है, मिलना बिछड़ना तो इस दुनिया का रीति रिवाज है, लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। उस्ताद और शागिर्द ज़ाहिरन जुदा होते हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत दोनों से होती है। दोनों को एक दूसरे से लगाव बाप बेटे की तरह होता है। लेकिन उस्ताद मुहतरम के जाने के बाद हमें दिलो दीवार से ये कहना पड़ेगा, किसी की याद की खुशबू है शायद, किसी की याद की खुशबू है शायद, गुलों का तो अभी मौसम नहीं है। और ये शेर ज़रूर कहना चाहूँगा जो राहत इंदौरी ने कहा था कि हम ऐसे फूल कहाँ कहाँ रोज़ खिलते हैं, हम ऐसे फूल रोज़ कहाँ कहाँ खिलते हैं, स्याह गुलाब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब आइए इस महफिल की अगली कड़ी को मैं पेश करूं, जिनसे मेरी मुराद मोहतरम अमरनाथ साहब से है। वो माइक पर आए और एक हसीन नज़्म से सामईन की रूह को मस्कूर करें। उनके आने से कबल मैं ये कहूँगा कि एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज़ में, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज़ में, सारी महफिल झूम उठे बस तेरी आवाज़ में। अब माइक पर अमरनाथ। हेलो, एक नज़्म पेश करता हूँ जो जिसका नाम है बेरोजगारी। मगर ये बेरोजगारी कुछ दूसरे तरह की है और पढ़ना चाहिए। जिनके दफ्तर में नौकरी मिल गई, जिनके दफ्तर में नौकरी मिल गई, खुला जहन और कलम चल गई, खुला जहन और कलम चल गई। लिखा जो दिल में आया, लिखा जो दिल में आया और दिल की कली खिल गई। शेर गजल कहरे लिखवाई, शेर गजल कहरे लिखवाई, कहीं और सुनी तो मरसिया बन गई, कहीं और सुनी तो मरसिया बन गई। फिर गलती की माफी हुई, फिर गलती की माफी हुई, फिर जगह वहाँ पक्की हुई। अरसा हुआ मुलाजमत में यूं ही,
अरसा हुआ मुलाजमत में यूं ही इंतजा की हुजूर महंगाई बढ़ गई। कहा तनख्वाह बढ़ाओ भाई, मगर उनकी कलई खुल गई। तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई बल्कि इमारत दफ्तर कहीं और बन गई। गजब हुआ जब नौकरी छिन गई, बेरोजगारी खुद ही आलम में फैल गई। फिर से नौकरी तो नहीं मिली, पर काम की आदत तो पड़ गई। इस तरह खुलासा और तशरीह हुई जो ढकी थी वो जमाने में उड़ गई, जिनके दफ्तर में नौकरी नहीं। जैसे जनाब मरनाम साहब जो अपने से महसूस कर रहे थे, तो एक बात से माजरत के साथ मैं ये शेयर कह दूँ कि न आटा है, न गेहूँ है, न चावल है दुकानों में। न आटा है, न गेहूँ है, न चावल है दुकानों में, तो शादी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आइए हुआ दुश्वार जब जीना किराए के मकानों में, तो चाहिए बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आइए अब हम तासुरात पेश करने के लिए अपने रिसर्च स्कॉलर जुबैर अहमद साहब को दावत देते हैं, तशरीफ लाएं और आप अपने तासुरात का इज़हार करें। और बाहर से आए हुए मेहमान जो इस शोबे से इस ज़माने से गुजरे रहे, इंशाअल्लाह हम लोग बार बार कोशिश करेंगे कि फिर वो आए, अल्लाह हमें ये मौका फराहम करे। वो एक टीम के डिपार्टमेंट के इंचार्ज ही नहीं, बल्कि हम सबके साथ इस तरह रहते हैं कि जैसे लोग की तरह से स्टूडेंट की तरह से मैं आप तमाम का खैरमकदम करता हूँ। आप तमाम दोस्तों, जैसा कि हमारे तमाम साथियों ने कहा कि महफिल खुद में दो रंग लिए हुए है, तो वाकई एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ हमें दिल में कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर है कि हमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही मेहनत कर और हम लोगों की कदम कदम पर रहनुमाई करने वाले उस्ताद से भी महरूम हो रहे हैं। ये दो चीज़ें साथ हैं। मैं आए हुए तमाम दोस्तों को शोबे के ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि आप तमाम दाखिले के बाद से अब तक शायद सही तरीके से शोबे का फ़ायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि जैसे ही आपका दाखिला हुआ उस्ताद मोहतरम सदर शोबे उर्दू अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक तबीयत उनकी अलीम हुई और वो परेशानी के आलम में रहे, और अब तक आप लोग शायद इसी मरहले से गुजार हैं। उनकी परेशानी की वजह से जो मुश्किलात है दरपेश आ रही हैं, और दूसरा बड़ा मसला शाही साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका तबादला, जिसकी वजह से आप तमाम बहुत परेशानियों से दो चार हो रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द दूर हो जाएँ और शोबे में आपके आने से और आपके आने पर ये एक नया एहसास आपको हो सके, दिला सके, हो सके। और मैं बार बार कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि इससे दुआ मिलती है आप तमाम के लिए जब आए हैं। इस तरह हमने महसूस किया है शोबे में रहकर इस 7 सालों में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया हकीकत से दूर हूँ, या इस तरह की चीज़ें जो हमारे शोबे में ये हमारे उस्ताद हैं या किसी और के उस्ताद हैं, ये हमारे सुपरवाइज़र हैं या किसी और की सुपरवाइज़र हैं, इस तरह की चीज़ें हमने महसूस नहीं की। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम भी इस तरह की चीज़ें महसूस करेंगे और तमाम उस्ताद आपको एक से और एक जैसी मोहब्बत देने वाले आपको लगेंगे।
और आप सब रिसर्च स्कॉलर्स भी जो आए हुए हैं उनके लिए भी वो तहकीक के मरहले में जिस तरह से चाहें जिस वक्त चाहें फैज़ हासिल कर सकते हैं। और सीनियर यहाँ के रिसर्च स्कॉलर जो तलबा हैं वो भी अल्लाह के फज़ल करम से मैं या आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ कि जिस मरहले में जहाँ भी जिस तरह से मैं आप तमाम नए आए तालिबों को मदद के लिए जिस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आप हमारी मदद हासिल कर सकते हैं, हमें जिस तरह से चाहे आवाज़ दे सकते। और जनाब फिरोज साहब जो बहुत कम वक्त के लिए यहाँ पे आए और मुझे लगता है जैसे कल आए और आज यहाँ से जाने का वक्त आ गया। मैं प्रोफेसर खालिद सईद साहब के जाने के बाद जो कला डिपार्टमेंट में महसूस कर रहा था कि उस्ताद मोहतरम किस तरह से हमारे बीच एक सायादार दरख्त की तरह से मौजूद थे और उनके जाने के बाद थोड़ी सी जो जगह खाली थी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सूरत पैदा कर दी कि फिरोज साहब तशरीफ लाए और उन्होंने आकर वो कमी को पूरी कर ली। लेकिन अफसोस कि वो भी बहुत देर तक हमारे बीच हम अपनी खिदमत से हम लोगों को फैजाब नहीं कर सके। लेकिन जो भी जितना भी वक्त उन्होंने दिया जो चीज़ें हमारे सामने आई वो बेशतर रिसर्च स्कॉलर की प्रेजेंटेशन में MA की प्रेजेंटेशन में जब भी कभी मौका मिला मैं बैठता था तो हमारे तमाम असातिज़ा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और तमाम तालिब इल्म और उनके निगरानी में काम कर रहा हो या ना कर रहा हो उन तमाम चीज़ों के बावजूद वो तमाम मकालों पर तमाम तस्वीरों तमाम चीज़ों पर वो करते और कायम करते थे, बहुत अच्छी तरह से करते थे और हम सब उसको मानते भी थे और हमारे लिए एक नई चीज़ थी। उस्ताद के जाने का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो होती रहती हैं, आने जाने का ये सिलसिला चलता रहता है, उनसे इनकार नहीं कर सकते। तो वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले मगर अपने अपने मकाम पर कभी हम नहीं होते। और उस्ताद मोहतरम के लिए शेर आखिर में कैसे एक लफ्ज़ में बयान करूँ कैसे एक लफ्ज़ में बयान करूँ दिल को किस बात में कैसे एक लफ्ज़ को बयान करूँ दिल को किस बात में उदास किया। इसी अल्फाज के साथ इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम से उस्ताद मोहतरम के लिए दुआ दूँ कि जहाँ रहेंगे उनकी रोशनी लुटाएँगे। उनका ज़रूरी नहीं कि शोबे ही में होना, उनकी किताबें उनकी तकनीकात उनकी चीज़ें हमारे लिए रहनुमाई का सबब बनती रहेंगी और इंशाअल्लाह शोबे में जब भी कभी किसी तरह की चीज़ आएगी और जहाँ भी वो मिलेंगी हमारे साथ हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और हम लोगों के साथ उनका काम उनकी मदद हमारे काम आएंगे उनकी रहनुमाई हमारे साथ आप तमाम दोस्तों अभी हम तासुरात सुन रहे थे और हकीकत है जहाँ रहेगा वही रोशनी उठाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी उठाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। अभी हम जो तासुरात सुन रहे थे तो हकीकत जवाब के आगे में था और ये हकीकत है हमारा शोबा अभी जिस मकाम पे है हमारी मालूमात के मुताबिक अभी कोई भी शोबे इस मकाम तक नहीं पहुँचा है। दोस्तों आइए अब हम सिंफ़े नाज़ुक की तरफ चलते हैं और मोहतरमा शुदा शाहीन को गीत के लिए मदऊ करते हैं शेर के साथ कि तृष्णा न छोड़ जाए ये देकर हमें आवाज़, तृष्णा न छोड़ जाए ये देकर हमें आवाज़, अब देख ही चुके हैं हमारी तरफ से। Thank you.
कौन गा रहा था सपनों के शहर से, धड़कन ही रुक गई है सांसों के साथ साथ। जलाल साहब ने कहा कि आपने तो मुश्ताक यूसुफ साहब की ज़बान में कहा सिर्फ नाज़ुक, जरा मेरी ज़बान में कह दीजिए सिर्फ लागत, जो हिंदी हो रहा था ज़बान में। आइए अब हम प्रोग्राम की अगली कड़ी जनाब मोहम्मद इजहार साहब को दावत देते हैं, जो एम साल अव्वल के तालिब इल्म हैं। साल अव्वल के तालिब इल्म आप तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इज़हार करें। मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की एक ऐसी मुनफरिद यूनिवर्सिटी है जिसका ज़रिया तालीम उर्दू है। इस तनाजुर में देखें तो उर्दू और अहले उर्दू पर मानने का बड़ा एहसान है, तो बेशक मुझे कहने का हक दिया जाए कि जिसका ज़रिया तालीम उर्दू उसके जब मैं उर्दू में एडमिशन लिया तो सोच रहा था यार उर्दू में क्या पढ़ना है, उर्दू में क्या है, वही गज़ल, कसीदा, नात, रुबाई, दास्तान, नावेल, अफसाना। क्योंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से अरबिक ऑनर्स किया और वो भी डिस्टेंस मोड में, और उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ा, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट होने की वजह से असातिज़ा-ए-किराम की खिदमत से महरूम रहा। इसलिए उर्दू और उर्दू अदब के हवाले से मेरी सोच काफ़ी महदूद, लेकिन अब नहीं, इसलिए कि मैं आज मानू की शोबे उर्दू का रेगुलर तालिब इल्म हूँ और आज मुझे ये फख्र हासिल है कि मैं ऐसे असातिज़ा-ए-किराम की खिदमत से फैज़याब हो रहा हूँ जिनकी इल्मी, लियाकती व तरबियती सलाहियतों का जवाब नहीं है। असातिज़ा-ए-किराम की फितराना शफ़क़त व मोहब्बत उनकी काबिलों का नतीजा है कि आज मुझे उर्दू ज़बान और अदब से काफ़ी दिलचस्पी हो चुकी है और मुझे समझ में आ गया है कि मैं सिर्फ जब से उर्दू जानता था उर्दू के बारे में नहीं जानता था। मिसाल के तौर पर गालिब के बारे में तो जानता था लेकिन तालिबियात के बारे में नहीं जानता था, मीर के बारे में तो जानता था लेकिन मिरियात के बारे में नहीं जानता था। मैं इन तमाम बातों के लिए अपने मुखलिस असातिज़ा-ए-किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी दराज़ेहों और लिए फ़ारिग़ हुआ करता हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने सीनियर दोस्तों का भी मशहूर हूँ जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी और हमेशा खंदा पेशानी से मिले, नज़र पड़ते ही सलाम में पहल करते, कुछ पूछो तो बेहतर मशवरा देते, टी पॉइंट पर मिलो तो चाय पिलाते। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हम बहुत खुशनसीब है कि हमें अच्छे दोस्तों की सोबत मिली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सीनियर दोस्तों ने आज एक खूबसूरत पार्टी का एहतमाम किया है जिसे हम सब फ्रेशर पार्टी के नाम से जानते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा प्रोग्राम की दिलकशी में इजाफा कर रहे हैं, वहीं ये हसीन प्रोग्राम ज़बाने हाल से कर रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कसरत में वहदत है। और यकीनन ये कोटेशन किसी भी मुल्क की कामयाबी की ज़मानत है। तो हमारा ये प्रोग्राम इस बात का ज़्यादा हकदार है जहाँ मुख्तलिफ तहज़ीब व सक़ाफ़त के लोग इकट्ठा हैं और कसरत में वहदत का सबूत दे रहे हैं। इस मौके से अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया तो सुन ही लीजिए। एक ही सर में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आखिर में एक बात जो शोबे को ज़िनत बख्शता है और दूसरे शोबों से मुनफरिद करता है वो स्मार्ट क्लासरूम है, जिसमें हस्बे ज़रूरत प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। कब्र जमात का इससे बेहतर नज़्म मैंने दूसरी जगह नहीं पाया। मैं फिर से एक बार बड़े ही अदब और इहतराम के साथ अपने असातिज़ा-ए-किराम और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई, और साथ ही साथ तुम्हारे अफसोस भी करता हूँ कि हमारे एक मुश्किल वक़्त अजीब उस्ताद यहाँ की दीवार को अलविदा कर रहे हैं, जिनसे मेरी मुराद इज़्ज़त माब आली जनाब डॉक्टर जीवन रहमान साहब आली हैं। सर, आपको भूल पाना बहुत मुश्किल है और इसी तरह इस कला को खुद कर पाना भी बहुत कठिन काम है। सर, आपसे ये गुजारिश है
जहाँ भी जाएं हमें ना भूलें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। लेकिन मैं सदर शर्मा से उम्मीद हूँ कि वो इस कला की तकमील की कोशिशों को जारी रखेंगे। आखिर में इन अशार के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। शुक्रिया। और इसी तरह इस बात से आप अपनी मसलात का इजहार कर रहे थे सारे लोग की तालीम में। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर आपने से करूँगा, तेरी मंजिलें तेरी नज़रों से उजल, तेरी मंजिलें तेरी नज़रों से उजल, चले चल मुसाफिर चले चल चले चल। दोस्तों आइए अब हम अपने मज़ाहिया दोस्त जनाब जलाल साहब को दावत देते हैं शायरी के लिए। शेर के साथ के गुलिस्तान से दिल चुनने को दिल करता है, गुलिस्तान से दिल चुनने को दिल करता है, बनाकर ख्वाब में जीने को दिल करता है। देखने को तो और भी बहुत नज़ारे हैं ज़माने में, देखने को तो और भी बहुत नज़ारे हैं ज़माने में, मगर तुम ही हो जिसे सुनने को दिल मैं इस शायरी के लिए मशहूर हूँ अपनी उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर जहाँ साहब वक्त उन्होंने अपना वक्त निकाल के इसकी इस्लाह फरमाई। इसका उन्वान है ऐसे है मेरे दोस्त। शाम का सुहाना मौसम था, आसमान पर बदली छाई हुई थी। मैं सैफ रियाज मोहतमिम मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं, पिछले साल वो हमारे साथी थे और ये उसी वक्त लिखा हुआ है। और फिरोज खड़े बातें कर रहे थे। मोहतमिम अरे यार जगह अब आगे क्या करने का इरादा है, अब क्या करेंगे? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। मोहतमिम क्यों पीएचडी नहीं करनी है? मैं हाँ अब सिर्फ उसी की तमन्ना है। तो किस पर करनी है पीएचडी? मोहतमिम ने जोर देकर पूछा। मैं तुम ही बताओ किस पर करूँ? मोहतमिम संजीदगी के साथ, किसी पर भी करना, इस बात पर मत करना। क्यों यार आप इतने बड़े शायर के बारे में ऐसे क्यों कर रहे हैं? सैफ ने तजस्सुस से पूछा। मोहतमिम अरे यार उनकी शायरी में बहुत डांट डपट है। सैफ ताज्जुब से डांट डपट तुम्हारा मतलब क्या है? मोहतमिम अरे जवाब देखो तब ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है और क्या है उनकी शायरी में? मोहतमिम ने इस्तेफामी अंदाज में कहा। सैफ डांट डपट की कोई मिसाल? मोहतमिम आनाकानी करते हुए अरे यार बहुत एक तो है तब मैं बताऊँ। बहुत कुछ हो रहा यार, एक ही तो बता दो। मैंने हंसकर पूछा। अरे यार मेरा हाफजा इतना मजबूत होता तो मैं एमए में टॉप नहीं कर लेता। मोहतमिम ने जवाब दिया। रियाज कतरे जज्बाती होकर दो यार मुझसे सुनो, हम सब लोग ने कहा इरशाद इरशाद इरशाद। यार तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? वापस है इश्क को ये तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? रियाज इस अंदाज से पढ़ रहे थे हम सब समझ गए। यार बिल्कुल इससे भी खतरनाक अंदाज था उनका। हम सब उनकी इस अंदाज से सहम गए। मैंने डरते हुए कहा कि बस रियाज भाई एक बार में पीएचडी मैं नहीं करूँगा, इसीलिए तुम्हारी आफियत है। मोहतमिम झक कर बोला। मैं एक बार में तो नहीं करिए मौजूद कैसा रहेगा? उर्दू शायरी में डांट दिया उसूल, समझ पड़ेगा। उर्दू शायरी में डांट दिया उसूल और बहुत मस्त बहुत मस्त। मोहतमिम ये मौजूद तो और खतरनाक है। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरफ। इसी इतना आफ्ताब भागते हुए हमारे पास आया और हम सब चौंक गए। वो आते कांपते मुझसे बोला, आफ्ताब मुझे बचा पार्षद मारने के लिए दौड़ा रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता रियाज बीच में बोल पड़ा। रियाज दौड़ा रहा है या दौड़ा आ रहा है? आफ्ताब दोनों में फर्क क्या है? सांस रोकते हुए आफ्ताब ने पूछा। कुछ भी नहीं, रियाज ने बेपरवाही से जवाब दिया। आफ्ताब घूरते हुए तो फिर जो पूछ रहे हो? बस ये जानने के लिए कि मारने के बाद दौड़ा या दौड़ाने के बाद मारेगा। रियाज ने धीमे से कहा। आफ्ताब झुक जाकर दौड़ा रहा है यार। रियाज तो तुम भागो खड़े क्यों हो? आफ्ताब गुस्से से तुम चुप रहो, मैं मारता पहले हूँ दौड़ाता बाद में हूँ। रियाज तुम भाग रहे थे तो भाग,
आफ्ताब मुझे मुखातब करते, जितने दूल्हे पत्ते लोग होते हैं सबको खून कम प्रवाह ज्यादा होती है, हमेशा मरने और मारने की बात करते करेंगे, शायद तुम बचाने की कोई तदबीर करो। अच्छा चूंकि आफ्ताब की बनिस्बत नाटा और बदला दूसरा है, इसलिए मैंने ताजुब से पूछा कि आफ्ताब से पूछा कि अच्छा तुमको दवा रहा है? आफ्ताब हाँ। मैं उसे देखकर तुम्हें लगता है कि तुमको मार पाएगा? आफ्ताब हाँ बिल्कुल नहीं मार पाएगा। इतने ही बड़े लीडर थे तो अरशद से डर के भाग क्यों रहे हो? फिरोज ने आफ्ताब की मसरत पर हाथ फेरते हुए फिरोज ने कहा हाँ हाँ बताओ, तुम्हें यकीन है कि मार पाएगा, क्यों आंखें कर रहे हो? बचाओ। रियाज चेक कर बोला आफ्ताब के साथी से, अरे यार मैं अपने बचने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर किसको बचाने की बात कर रहे हो? मैंने पूछा आफ्ताब अरशद को, कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों पिट जाए। मैं ऐसे पहले बोलता था ना? आफ्ताब रियाज की तरफ इशारा करके, इसने अपनी बकवास शुरू कर दी, मुझे मफाई नहीं मिला। अच्छा ठीक है, पर ये बताओ क्या हुआ क्या था? मैंने संजीदगी के साथ पूछा। आफ्ताब अरशद से बस मैंने इतना कहा कि आजकल उससे मुलाकात होती है? बोला नहीं यार मैं कोई उससे मिलने नहीं जाता हूँ। फिर क्या हुआ? आफ्ताब से मैंने पूछा, आफ्ताब अरशद से मैंने पूछा कि क्यों मिलने नहीं जाते? बोला कि पहले गया तैयार होकर आराम से, बहुत देर तक बस का इंतजार किया आराम से, जाए मिलन पर पहुंचा तो बहुत देर बाद आए एकदम आराम से, फिर हम लोग घूमे फिरे आराम से, फिर कुछ देर बाद वापस में रूम पे आके आराम से। अरशद इतना करके खामोश हो गया, तालाब में देखने लगा। तो मैंने पूछा कि दोबारा क्यों नहीं आओगे? तो अरशद बोला कि रास्ता इतना खराब था कि बस में जितनी तकलीफ हुई ना। अरशद इतना करके रुका था कि मैंने कहा कि आराम से। मैं फिर क्या हुआ? आफ्ताब इतना कहना था कि वो मारने के लिए दौड़ा रहा है, नहीं आराम से। आपका मजाक मत कर यार, उसके अलावा और कोई बात नहीं हुई? मैंने आफ्ताब से पूछा। उस गुफ्तगू के दरमियान वजूद भी आ गया। आफ्ताब कसम से इसके सिवा कोई और बात नहीं हुई, यकीन हो तो वजूद से भी पूछ ले। क्यों वजूद? आफ्ताब सही कर रहा है? मैंने वजूद से पूछा, वजूद मुझे पूछ दवाई वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम लोग आपस में समझ लो। अरे यार सच बोलने में क्या जाता है? हाँ या नहीं में बता दो बस, और क्या? फिरोज ने वजूद से कहा, मुझे अपने बाल बच्चों को आजाद नहीं करना है। वजूद ने क्या से जवाब दिया? आफ्ताब तो वजूद से यार इस बात से बाल बच्चों को बर्बाद होने का क्या ताल्लुक है? वजूद उमराव शाह नहीं देखे कि जमादार ने सच्ची गवाही दी तो अमीर का क्या हाल हुआ? वजूद की इस संजीदगी का हम सब हक्का पक्का रह गए और खामोशी और भरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सही वजूद से भी ज्यादा संजीदा होगा। वाकई आपने इस नामी को बहुत बेहतर तरीके से समझा है और उससे भी ज्यादा उनका सबक लिया है। अल्लाह करे कि आप ऐसे ही सहर अभी दुनिया में पूरा कर नहीं पाया ताकि अक्सर आदम का। और मैंने बात को संजीदगी से मजाक की तरफ मोड़ते हुए अरशद से पूछा, और अरशद तुम्हारा इश्क कैसा चल रहा है? और मुलाकात वगैरह हो रही है? अरशद मैंने इश्क छोड़ दिया मैं, तो फिर इससे भी छड़कर कैसे रह पाते हो? अरशद बस ऐसे ही इतना करकर वो कहीं खो गया, जो फिर गुनगुनाने लगा, कभी लम्हे गिनना कभी सांसें गिनना, तो जब से बिछड़े हैं यही मसला है अपना। मैं अरे यार तो तुमने क्यों छोड़ दिया? सुधर गया है क्या? अच्छा नहीं यार बस ऐसे ही। मैं अरे कोई तो वजह होगी। दरअसल मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अच्छा वजूद की तरफ देख कर बोला, अच्छा की बात पर समझ पड़े, आफ्ताब तुम्हें इश्क करना ही होगा। पेड़ पर चढ़ना कौन सी बड़ी बात है? आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं, लिफ्ट नहीं तो सीढ़ी जरूर लगवा देंगे, फिर तुम आराम से पेड़ पर चढ़ना और इश्क जारी रखना। इतना सुना था कि अरशद ने आफ्ताब को दबा दिया और फिर आफ्ताब भागने लगता है और हमारी बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। मोहतरम मैं कह रहा था कि मौजूद तो बहुत खतरनाक है। सही कहा, उर्दू शायरी में जाके सुबह लगा क्या मौजूद है? कैसे खतरनाक है? मैंने पूछा। मोहतरम अब तक तो इकबाल की डांट सुन रहे थे, उसके बाद तो तुम शोरा की तमाम शोरा की तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी, तब तो मुझे तुम्हारे ऊपर पीएचडी करनी पड़ेगी। मैंने एलानिया कर दिया। मेरे ऊपर मोहतरम ने हैरत से पूछा, चलो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी पर भी? शोकियाना अंदाज से मैंने कहा। मोहतरम चिल्ला कर, अरे यार पहले शादी तो हो जाए दो, और फिर आसमान की तरफ देखने लगा। लग रहा है कि भूल की तमन्ना है जनाब को। रियाज ने उनसे सरगोशी में, अच्छा हुआ ईमान की नहीं है, वैसे घबराने की क्या बात है? रवा यार हर मोमिन को तो भूल मिलनी ही है। इसी अंदाज में मैंने रियाज से कहा, मेरा मतलब ऐसा ही रहा तो तुम्हारे ही बढ़ना पड़ेगा। रियाज ने कहा, अरे तुम लोग क्या कुछ नहीं कर रहे थे? फिरोज ने टोका। तो कुछ नहीं, रियाज ने जल्दी से कहा। क्यों? तुम तो कर रहे थे कि इस साल हो जाएगी। मैंने मोहतरम से पूछा।
लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इस साल हो पाएगी। जल्दी से आवाज में कोई बोला, उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई। मैं ठीक मत करो यार, अगले साल तुम्हारी शादी और मेरी पीएचडी दोनों एक साथ होगी। उदास हो तो मेरा भाई, शादी तो हो जाएगी। मौसमी की पीठ तक करके उसने कहा। माता बोल गया ना अंदाज से, हाँ यार भाई, इस वक्त अल्लाह ने हर चीज को जोड़े में पैदा फरमाया है। मौसमी, अरे यार तुम लोग तो एकदम से मुझे नसीहत करने लगे, ऐसा लग रहा जैसे मेरी शादी नहीं होगी। अर्ज क्या है, माना कि इस साल भी नहीं हो सकती शादी मेरी, माना कि इस साल भी नहीं हो सकती शादी मेरी, फिर भी लब पे आती है तो अमर की तमन्ना मेरी। हम सब हंस पड़े, हम सब हंस के शेर की गात दिया और साथ ही आमीन भी कहा। माता भाई देखकर चले यार, तो चले यार, नहीं तो डायनी का वक्त खत्म हो जाएगा। और फिरोज के स्टेज पर मैं भी बर्खास्त हुई। मेरे अल्लाह डायनी से खिलाना मुझको, चाहे पीनी न पड़े छोड़ के खाना मुझको, और हम सब डायनी के लिए उतरे। शुक्रिया। ये थे जनाब दरबार साहब, उनकी मज़ाहिया खुशाइयत से हम महसूस हो रहे थे। मैं बताता चलूँ आपको कि जब हम नागरी जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ दरबार साहब पढ़ाई कम क्या करते थे और टेबल के नीचे से चप्पल ज़्यादा चुन क्या करते थे। मैंने एक दिन से पूछा था कि चप्पल ज़्यादा जाया करती है, बड़ी मुश्किल हो रही लाइब्रेरी, यहाँ से जाए कैसे हम? तो उन्होंने कहा यार चप्पल ज़्यादा करती, तो मैंने 2 इंच आया कि 2 कौन दे दी है। तो आइए अब हम प्रोग्राम की अगली कड़ी को आवाज़ देते हैं, जो ऐसे शायर हैं जो ख्वाबों के परों पर हवाओं के झरोखों में अटखेलियाँ मारता है और उनकी मजबूत आवाज़ दिलों को मुसरत बख्शती है। जिसे मेरी मुराद रिजवान अहमद साहब पेशी हैं। मैंने ये भी कर लिया और इकबाल की नज़मों को मैं यहाँ पे पेश करूँगा। लेकिन इकबाल ने जो पैगाम दिया शाह ने नज़मों से, और आज की सूरत हाल क्या है वो मैं बताऊँ। और इसके लिए शर्त है कि संजीदगी, आप संजीदगी है। इकबाल तेरे देश का क्या हाल मिलता है कहाँ पोश है गंदुम की जलाऊं, शाही का है तुम बड़े शाही तो बसेगा, कंजिश को फरमाया और हर दाढ़ में तिनका है, हर आँख में शहदी, मोमिन की निगाहों से बदलती है तौहीद की तलवार से खाली है नया, अब तो यकीन से नहीं रहती कोई। इकबाल क्या हाल शाही का जहाँ आज सरकस का जहाँ है, मिलती हुई मिलता से मुजाहिद की अल्लाह माना कि सितारों से भी आगे है जहाँ, और शाही मगर साहब को परवाज़ मरमर की सिरों से कोई बेजार नहीं है, रहने को हरम में कोई तैयार नहीं है, कहने को हर एक शख्स मुसलमान है, देखो तो कभी नाम को किरदार है। इकबाल क्या हाल बेबाक की वक्त बोई से घबराता है, मक्कारी और रुबाही पे इतराता है मोमिन, जिस रिस्क से परवाज में कोताही कर रहे उस रिस्क बड़े शौक से खाता है। पैदा कभी होती थी शहर जिसकी अदा से, उस बंद है मोमिन को अब मैं लाऊं कहाँ से, वो सदा जमी जिसके लर्ज़दाती थी यानी, एक बार हम छल इकबाल क्या था महमूदों की सब आज आयाजों से परे है, जमहूर से सुल्तान ये जमहूर डरे, थामे हुए दामन यहाँ पर जो देखा मरमर के देखूं तो जरा महलों के पर्दों को उठाकर, शमशीर और सिना रखती है दामन में सजाकर, आते हैं नजर मखमल शाही के रंगी तकदीर मंसूर क्या मक्कारी और यारी और गद्दारी और हैजान, अब बनता है चाला नाजिर से मुसलमान, तारीफ से कहना तो बड़ी बात है यार, उसने तो कभी खोल के देखा नहीं हुआ, किरदार का गुफ्तार का अमाल का मन कायल नहीं है किसी जिंदाल का, सरहद का है बंगाल का
बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। अब आइए हम प्रोग्राम चली पड़ी हमारे अजीज दोस्त जो के लिए आए थे जनाब आफ्ताब अहमद साहब को दावत देता हूँ। तशरीफ लाए और इनका जवाब मैं आप सबके सामने एक गरीबी पेश कर रहा हूँ कि इसका विधान है मैं गले से क्या कर रहा हूँ। जब तलक का मैं मिनिस्टर का विकास के देश भाग अब इलेक्शन धारा में तो ढूंढता हूँ कब दिशा एक पर मिटता नहीं है मेरे दिल को कुछ करार आ रही है याद मुझको मेरी कुर्सी बार कैसे कुर्सी फिर मिलेगी बस यही सोचा करूं ऐ हमें दिन क्या करूं ऐ वैसे दिन क्या करूं न्यूमरी कैसे मिलेगी कुछ पता चलता नहीं चोर दरवाजा भी अब मेरे लिए खुलता नहीं मारता हूँ रोज मस्का बस कोई हिलता नहीं अब तो सीएम से भी मेरा सिलसिला मिलता नहीं कोई बतलाए कि आखिर कब तलक गुस्सा करूं ऐ कभी दिन क्या करूं ऐ वैसे दिन क्या करूं सोचता हूँ हर मिनिस्टर से पैमाना तोड़ दूं जी हुजूरी चापलूसी और खुशामद छोड़ दूं उनके सारे काले करतूतों का भाटा फोड़ दूं नीमबरों की जिंदगानी को नया एक मोड़ दूं जितने रिश्वतखोर हैं सबकी खड़ी खटिया करूं ऐ गमी दिन क्या करूं ऐ वैसे दिन क्या करूं क्या बताऊं मेरे ओटर मुझसे बदतर हो गए मेरे चर्चे दूसरों के जाके दुक्कड़ हो गए क्या बताऊं मेरे ओटर मुझसे बदतर हो गए मेरे चर्चे दूसरों के जाके दुक्कड़ हो गए मालूम यारों चुकन हो मालूम यारों आज चुकन हो गए राम होना था जिन्हें वो लोग रावण हो गए की तरह क्या मैं ये बदला करूं क्या करूं ऐ वैसे क्या करूं बैठ कर तन्हा ही आप अखबार में चाटा करूं बैठे बैठे हर घड़ी अब कुछ न कुछ सोचा करूं सिर्फ कुर्सी के लिए किस किस से मैं झगड़ा करूं झगड़े से फुर्सत मिले तो मक्खियां मारा करूं है यही अब मशगला ऐसा करूं वैसा करूं ऐ कभी दिन क्या करूं ऐ वैसे दिन क्या करूं कहते हैं बच्चे मेरे आराम अब फरमाइए कहती है बहू मेरी फारिग होकर आइए लड़कियों की है तमन्ना बैठ कर अब खाइए और बेगम की है हसरत लौट कर ना आइए सोचता हूँ बीच का रास्ता कोई पैदा करूं ऐ कभी दिन क्या करूं ऐ वैसे दिन क्या करूं जब से हारा हूँ इलेक्शन दोस्तों बेकार हूँ अपनी पास फुर्सत से यारों में बहुत बेजार हूँ तब भी था मुख्तार में और आज भी मुख्तार हूँ सिर्फ कुर्सी के लिए ही बस से बेकार हूँ बस उसी के वास्ते मैं दर बदर मारा फिरूं ऐ कभी दिन क्या करूं ऐ वैसे दिन क्या करूं के लिए आए हुए थे लेकिन उनका सीमा बचा है हमारा डिपार्टमेंट अगर पूरा वोट दे देता 50% से कम यहाँ से वोट मतलब की पड़े थी लैंग्वेज बिल्डिंग यहाँ से उर्दू डिपार्टमेंट से या लैंग्वेज बिल्डिंग से और 95 स्टूडेंट हैं और 46 पढ़े थे अभी 90 और से मतलब कि नरम है तो अगर यहाँ से पूरा वोट मिलता तो फिर जीत जाती है ना मैं ये कहूँगा कि हाँ
सच ही सुने जब से कि हम होश संभाले, नेकी कोई कर ले भी तो दरिया में ही डाले। मैंने सहारा दे उठाते हुए कहा, इंसान को कोई गिरकर सड़क पे एक बड़ी बी ने पुकारा, बेटा जरा उठा के मुझे मेरी दुआ दे। कैसे पढ़ाऊँ? ये सच ही सुने जब से कि हम होश संभाले, नेकी कोई कर ले भी तो दरिया में ही डाले। गिरकर सड़क पे एक बड़ी बी ने पुकारा, बेटा जरा उठा के मुझे मेरी दुआ दे। मैंने सहारा दे उठाते हुए कहा, इंसान को कोई ऐसी मुसीबत में न डाले। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए मुझको दुआ दी, किस्मत तुझे भी ऐसी ज़ईफ़ी से बचा ले। तूने मुझे उठाया है जिस तरह खामखा, अल्लाह तुझे उसी तरह दुनिया से उठाए। महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सीनियर साथी जनाब सईद नूरी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी आवाज़ से हम सबको महसूस करें। सईद नूरी। आइए अब हम
अपने मुझे अजीज दोस्त जनाब मेहता आलम साहब को मुशायरे की दावत देते हैं शेर के साथ कि उसी अदा से उसी बागपन के साथ आओ, उसी अदा से उसी बागपन के साथ आओ, फिर एक बार उसी उजरत के साथ आओ। मेहता आलम साहब। पार्टी कितना खूबसूरत लग रहे हैं, इस लफ्ज़ में कितनी मिठास, कितनी शीरीनी और कितनी हलावत भरी है। जैसे पार्टी से दिमाग में दोनों शुगर कर आता है, उससे हम लोगों की वाकिफ हैं, लेकिन यह लफ्ज़ कुछ दिनों से मेरे लिए औकात जान बना हुआ है। और अब ये लफ्ज़ मुझे नींद चढ़े करेले से ज़्यादा कड़वा और दहे से ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रहा है। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मेरा यह हाथ किधर हुआ है, क्योंकि आपने सुना होगा जिसकी हो गई शादी का लड्डू ऐसा लड्डू है कि खाने वाला भी अफसोस करता है और ना खाने वाला भी पछताता है। और एक मसल मशहूर है, इसकी हो गई शादी उसकी चीज में जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, शादी से पहले एक स्टेप होता है, वो स्टेप में पार कर चुका हूँ और ये हादसा मेरे साथ मेरे साथ चुका है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, अकलमंदों के लिए इशारा काफ़ी है और मैं आप सबको अकलमंद समझता हूँ। अलबत्ता इस लफ्ज़ ने मुझ पर ऐसा दबाव पाया है और मुझ पर ऐसा हावी हो चुका है कि सोता हूँ तो पार्टी देने के डरावने ख्वाब आते हैं। इतने पर बस नहीं, बल्कि रास्ते में, कुतुब खाने में, डाइनिंग हॉल में, हर जगह पार्टी को की गूंज सुनाई देती है। यहाँ तक कि पढ़ते हो किताबों में और की पढ़ाते हो बोर्ड पर भी पार्टी को उसका सैलाब नजर आता है। अभी तक तो मामला कदर गनीमत था, लेकिन जब से हमारे मुश्किल और मीठी चटनी से दबा करने वाले दस्ती साथियों का अपने अपने वजह से वजूद हुआ है, तब से इस मामले में संगीनी इख्तियार कर ली है और आए दिन पार्टी को लेकर हमारे दरमियान जुल्फदार होती रहती है। लेकिन आज यानी 22 अगस्त 2014 को तो हादी हो गई, इसलिए कि आज जब हमारी क्लास शुरू हुई तो ऐसा लगता था कि हमारी क्लास में मानव पार्लियामेंट की सूरत इख्तियार कर ली है और यहाँ तशरीफ फरमा तमाम एमपी चपड़ चपड़ किए जा रहे हैं। इस तरह में दर्द कर देने वाले मुबासे में एक तरफ जहाँ आफ्ताब शेख इस्लाम, रोज, रियाज, मरीज, अरशद, जलाल भाई जैसे गुफ्तार के बादशाहों ने अपनी फसाद और बराबर का सबूत दिया, तो दूसरी तरफ गुफ्तार की राजी जोशिना यानी रबिया, उस्मान, नसीर और उसका शाही का हम रोक रहा और मैं मासूम ये कहता रहा दर्द सर होता है बेरंग या पंजाब करें, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने सुनी नहीं। और उसके बाद देखते ही देखते हमारी क्लास की हालत लोग सभा की सी हो गई। यहाँ कमी रही इस दरमियान जब हमारे पार्टी के पास करवाने पर वर्ल्ड वॉर की तरफ तबादले तैयार कर रहे थे, तभी जनाब शेखुल इस्लाम साहब ने बुलंद आवाज में सिलसिले मुखातिब पर हमला करते हुए कहा, अरे उस्मान बताओ पार्टी कब दे रही हो। ये कहना था कि दफ्तर के सामने से शेरनी किसी वादा नहीं, सर पहले आपने वादा किया था, इसलिए पहले आपको पार्टी देना ठीक नहीं वादा। शेख भाई को दावा करके फंस चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हथियार नहीं डाला और लोग खुशा हुआ। सर मैंने तो कहा था पार्टी देने का, ये कहना था कि हमारे क्लास के ख्वाहिश जो बहुत ही हावी जवाब है, मेरी मुराद जनाब जनरल साहब, उन्होंने झट से अपना सोनी स्टूडियो निकाला और एडवांस टेक्नोलॉजी का अच्छे मौके पर इस्तेमाल करते हुए पेज को ओपन करके शेख भाई का लिखा हुआ वादा सुनाने लगे। उनको पढ़ते देखते मैं हैरान रह गया, क्या गजब की रवानी है। ऐसा लग रहा था कि आज ही के लिए उन्होंने शेख भाई की लिखी हुई सूत्रों को बराबर नष्ट कर दिया है। इस पुख्ता दलील के बाद शेख भाई ने अपने हथियार डाल दिए। अब बात को पार्टी की और फायदे की, लिहाजा एक के बाद दूसरे
हर कोई शेख भाई पर अपने पूरे जोश और खरोश के साथ टूट पड़ा और जब जवानी तीरों तलवार शेख भाई पर बसने लगे तो वो खामोश हो गए। मैं काफी देर से इस जंग को तमाशाई बनकर देख रहा था, क्योंकि अगर मैं चूड़ी करता तो गेहूं के साथ गेहूं के पिसने की तरह शेख भाई के साथ नहीं पिस जाता। लेकिन मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि मज़कूरा तमाम बातें मुझे पर कोशिश करने का एक उद्देश्य नहीं है। फिर आखिर मेरा नंबर आ ही गया और मुझ पर हमला हुआ, और हमला भी किसने किया? क्लास की सबसे दूसरी पत्नी मोहतरमा यानी मुस्ता शाहीन ने। जब उन्होंने कहा कि तमाम लोग चुप हो जाओ तो मैं कुछ कहने में मुब्तला हो गया। चलो दूसरे को चुनने का सहारा तो मिल ही गया, लेकिन इसी असना को बिजली की तरह कट कर उनकी जुबान से निकला, मेहताब भाई क्या आप पार्टी कब दे रहे हैं? सबसे अहम और जरूरी पार्टी तो आपकी है। मैं बिल्कुल चुप, जैसे 100 वाट का झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। लेकिन कुछ ही देर में पापा हुआ तो मालूम हो गया आवाज़ तो पड़ोसी की मुस्ता शाहीन की है। अभी मैं जवाब देने के हालत में भी नहीं आएगा कि अचानक एक भारी धड़कन आवाज़ में मुझे आग लग गया। यह आवाज़ जी वजीर याद आमदी थी। मैं चारों तरफ से बुरी तरह जान में फंस गया और पार्टी के तरफदार हजरात को मेरी नाश्ता और बिरयानी की शक्ल में नजर आ गया। क्योंकि बचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए मैंने भी कमर कसी और डंडे की चोट ऐलान कर दिया कि मेरी पार्टी जरूर होगी और इसी हफ्ते होगी। मैं अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि मेरी बाएं तरफ से आवाज़ आई, वाह क्या बात है। मुझे देखा तो हमारे भाई जरार साहब थे, और बाएं तरफ से भी एक आवाज़ आई जिसमें पहले के मुकाबले बुलंदी ज़्यादा थी और यह आवाज़ मुस्ता शाहीन की थी। वैसे तो सारे लोग खामोश थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हर कोई जुबान हाल से ये कह रहा है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। आखिर हमने पार्टी लेने का विश्वास करवा ही लिया। और इस बात की दलील है ये है कि उस वक्त नसीम, उस्मा, रफी, अरशद और आफ्ताब मुस्कुराए जा रहे हैं। और फाइनली मेरी तरफ से पार्टी की तारीफ मुकम्मल हो गई, और ये तारीफ मुझे करना जरूरी भी था, क्योंकि मेरे बाद और लोगों से भी करवाना था। उन्हें जला से और उस्मा रफी का नाम, उन्हें जला से उस्मा रफी के नाम सर फेरिस्त थे। लेकिन इस पार्टी को का नारा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब क्लास के लोग इस पार्टी के पास होने की खुशी मना रहे थे, तभी हमारे तलवार भाई यानी सैफुल इस्लाम ने एक आवाज़ लगाई। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिससे मेरे ख्याल से हर और मेरी किस्मत को डरता है। वो आवाज़ क्या थी, सुनना चाहेंगे आप? तो सुनिए, वो आवाज़ ये थी जिसने पार्टी देने का वादा किया है, अगर वो पार्टी नहीं देगा तो उसकी शादी नहीं होगी। अब ये हम सब जानते हैं कि हर किसी को अपनी शादी प्यारी होती है। मेरे ख्याल से कुछ खर्च से बचने के लिए शादी को दांव पे लगाना ठीक नहीं है। आखिर जो शेख भाई का फरमान मेरे ख्याल से पेश खेमा था कुछ और लोगों पर पार्टी को अपना दबाव बोलने का। इनमें पहले नंबर पर मोहतरमा उस्मा रफी साहिबा थी, जिन्होंने अपने भाई की शादी की खुशी में पार्टी देने का वादा किया था। और दूसरे नंबर पर कुछ सेठ थे जिन्होंने बीटेक पास किया है, और तीसरे नंबर पर जरार भाई ने जिनका एजुकेशन से नेट निकल चुका है। अब बाकी मानदार लोगों से भी पार्टी लेना था, इसलिए बाकी पार्टियों के लिए भी एक आवाज़ बुलंद हुई, पार्टी दो, पार्टी दो, पार्टी दो। वैसे तो मेरी पार्टी का इंतजार 12 क्लासमेटों को नहीं, मैं पार्टी दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन कब दूंगा तो वो नम चाहिए दूंगा। लेकिन आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने कहा था कि शायद इतनी एक छोटी सी कोशिश मैंने की है। मैं कहूँगा राह तलब में जज्बे सादुक को दिल के साथ, राह तलब में जज्बे सादुक को दिल के साथ खुद को ढूंढ लेती है। आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब फिरोज अहमद साहब को दावत देते हैं गज़ल के लिए, तो तशरीफ लाएँ और अपने गज़ल से हमें महसूस करें।
गया है सुकून, उड़ गया है करार, रह न पाऊं कहीं तेरे बिन मेरे यार। छिन गया है सुकून, उड़ गया है करार, रह न पाऊं कहीं तेरे बिन मेरे यार। आज आप लौट के मेरी जाने बहार, आज आप लौट के मेरे जाने बहार, कर रहा है मेरा भी तेरा इंतजार। और तुझको देखूं तो आए दिया को करार, तुझको देखूं तो आए दिया को करार, तुझसे पर्दा हटा देखूं तेरा निखार, तुझसे पर्दा हटा देखूं तेरा निखार। और हर जगह बस वही मुझको आए नजर, हर जगह बस वही मुझको आए नजर। कोई बतलाए यार ये है कैसा कुमार, कोई बतलाए यार ये है कैसा कुमार। ना परेशान हो इतना तू है फिरोज, ना परेशान हो इतना तू है फिरोज। कर जरा इंतजार आएगा तेरा प्यार, कर जरा इंतजार आएगा तेरा प्यार। जब से बिछड़ा है संग, जब से बिछड़ा है संग, याद बहुत आता है। जब से बिछड़ा है संग, याद बहुत आता है। साथ गुजरा हुआ लम्हा हमें तड़पाता है। जब से बिछड़ा है संग, वो तेरी ज़ुल्फ़ घनी हमें याद आते हैं। वो तेरी ज़ुल्फ़ घनी हमें याद आते हैं। वो तेरे बाहों के घेरे हमें याद आते हैं। सच गुज़रा हुआ लम्हा हमें तड़पाता है। जब से बिछड़ा है संग, जब से बिछड़ा है संग, याद बहुत आता है। सच गुज़रा हुआ वो तेरी झील सी आँखें हमें याद आती हैं। वो तेरी झील सी आँखें हमें याद आती हैं। वो तेरे होंठ गुलाबी हमें याद आते हैं। वो तेरे होंठ गुलाबी हमें याद आते हैं। साथ गुज़रा हुआ लम्हा हमें तड़पाता है। जब से बिछड़ा है संग, याद बहुत आता है। जब से बिछड़ा आजा तू पास मेरे, लौट के जाने जाना। आजा तू पास मेरे, लौट के जाने जाना। मर न जाए कहीं घुट कर तेरा ये गाना। मर न जाए कहीं घुट कर तेरा ये गाना। सच गुज़रा हुआ लम्हा हमें तड़पाता है। जब से बिछड़ा है संग, जब से बिछड़ा है याद बहुत जिंदगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, जिंदगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी कोई दरिया से प्यासा नहीं। दोस्तों, अब हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हैं। हमने कोशिश की है कि प्रोग्राम अच्छा हो, जो अपने अंदर कई मार्केट रखें, और देख भी रहा हूँ कि आप लोगों का साथ है और किसी न किसी तरीके से कामयाबी की राह पे गामज़न है।
तो दोस्तों आइए अब हम प्रोग्राम की अगली कड़ी जनाब जुबैर आलम साहब को दावत देते हैं जो PhD स्कॉलर हैं, वो अपने तासुरात का इज़हार ख्याल करेंगे।